1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान की तारीख में एक नाम हर मेजर इवेंट के पीछे डिस्कस होती रही है। वॉर, मार्शल लॉ, इलेक्शन, पॉलिटिक्स और मीडिया सेंसरशिप, इन सब में हमेशा एक नाम कॉमन रही है, इस्टेब्लिशमेंट। एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर हमेशा से इल्ज़ाम रहा है कि ये पाकिस्तान में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत बना भी सकती है और टाइम आने पर किसी भी हुकूमत को गिरा भी सकती है। तो यहाँ सवाल ये है कि पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट असल में है क्या, और हर मेजर क्राइसिस के पीछे इस्टेब्लिशमेंट का नाम आखिर क्यों आता है। तो चलिए इस वीडियो में हम डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट बेसिकली है क्या, इसको कब और क्यों बनाया गया, और इसको बनाने का मेन मकसद असल में क्या था। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट एक ऐसी पॉलिटिकल टर्म है जो जितनी ज़्यादा यूज़ होती है उतनी ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी है। न्यूज़ डिबेट, पॉलिटिकल स्पीचेस, सोशल मीडिया डिस्कशन और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में ये लफ्ज़ बार बार सुनने को मिलते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस टर्म का सही मतलब नहीं समझते। इस्टेब्लिशमेंट असल में किसी मिनिस्ट्री या इंस्टीट्यूशन ऑफिस की तरह कोई ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होती, बल्कि ये एक इनफॉर्मल टर्म होती है जो मुबैना तौर पर पावरफुल स्टेट और लोगों के लिए यूज़ की जाती है, जो सियासत और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। और इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के हर कंट्री में मौजूद होती है। पाकिस्तान में आमतौर पर इस्टेब्लिशमेंट से मुराद सीनियर मिलिट्री लीडरशिप, इंटेलिजेंस एजेंसी, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, सिविल ब्यूरोक्रेसी और मीडिया हाउसेस के मालिकान को इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, और यही लोग पाकिस्तान के फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। इसीलिए मोस्टली पाकिस्तानियों का ये मानना है कि ये लोग पाकिस्तान में किसी की हुकूमत बना भी सकती है और चाहे तो किसी भी हुकूमत गिरा सकते हैं। जिस वजह से इस्टेब्लिशमेंट को लेकर पाकिस्तान के अंदर दो तरह के परसेप्शन देखने को मिलते हैं, जहां कुछ लोग ये मानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मुल्क को स्टेबल रखने, बॉर्डर की हिफाजत करने, दहशतगर्दियों के साथ जंग लड़ने और पॉलिटिकल क्राइसिस के दौरान मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन वही कुछ लोग मानते हैं कि पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट हिस्टोरिकली जमहूरियती निज़ाम में इंटरफेयर करती रही है। इन लोगों का ये मानना है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो अपनी फुल अथॉरिटी इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि इनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होती है। और ये डिबेट कई दहाइयों से चली आ रही है, और आज भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का मरकज़ इस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि दुनिया में कई कंट्री ऐसी है जिनके आर्मी चीफ और इंटेलिजेंस का नाम लोगों को पता तक नहीं है। तो पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी और इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा फेमस और पावरफुल क्यों है? देखिए, इसकी असल वजह पाकिस्तान की लोकेशन है। पाकिस्तान जिस जगह पर मौजूद है उससे अपने आर्मी और इंटेलिजेंस दोनों को इतनी ज़्यादा पावरफुल बनानी पड़ी। अगर आप मैप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान के एक साइड पर इंडिया है, जिसके साथ कश्मीर के इशू को लेकर अब तक 4 जंगें लड़ चुके हैं। दूसरी साइड पर अफगानिस्तान है, जहां पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक सिचुएशन स्टेबल नहीं है। अब चूंकि इन्हीं दोनों कंट्री के साथ पाकिस्तान सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करती है, तो यही दोनों पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी थ्रेट भी है। इसीलिए इन्हीं दोनों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने अपने इंटेलिजेंस और आर्मी को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाया, ताकि इन दोनों को कंट्रोल कर सके। पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट एक दिन में इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं बनी, बल्कि कई दहाइयों की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वॉर, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और कमज़ोर सिविलियन इदारों की वजह से इतनी ज़्यादा पावरफुल हुई। 1947 में आज़ादी के फौरन बाद पाकिस्तान को कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। लाखों रेफ्यूजीज इंडिया से पाकिस्तान आ रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कमज़ोर था और इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी चल रही थी। इसके अलावा शुरू के सालों में पाकिस्तान की लीडरशिप को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 1948 में क़ायद आज़म की वफात हुई। फिर 1951 में प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को एक असैसिनेशन के थ्रू कत्ल किया गया। इन इवेंट्स ने पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट की, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत कमजोर थी। इस वजह से बार बार हुकूमतें भी तब्दील हो रही थी, और उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर कोई भी मुनज़्ज़म कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बना था। इसी दौरान पाकिस्तान आर्मी और सिविल ब्यूरोक्रेसी मुल्क की सबसे ऑर्गेनाइज इदारा बनकर उभरी। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 1958 में है, जब जनरल अयूब खान ने सिविलियन गवर्नमेंट को हटाकर पूरे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दी, और ये पाकिस्तान का पहला डायरेक्ट आर्मी टेक ओवर था। अयूब खान ने जस्टिफाई किया कि सियासतदान मुल्क को सही से चला नहीं पा रहे, पाकिस्तान को स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन की जरूरत है, इसलिए पूरे मुल्क के अंदर मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। और ये वो मोमेंट था जिसने पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए चेंज करके रख दी। उसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री सिर्फ सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं रही, बल्कि वो पॉलिटिकल पावर का मरकज बन गया। उसके बाद पाकिस्तान ने मल्टीपल मिलिट्री रूल देखे। जनरल अयूब खान, जनरल जियाउल हक, जनरल परवेज मुशर्रफ, हर मिलिट्री एरा ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज्यादा मुतासिर किया। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जियाउल हक का दौर बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल था, क्योंकि इनके दौर हुकूमत में जब सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान के दरमियान जंग हुई तो पाकिस्तान ने न सिर्फ हथियार प्रोवाइड किए बल्कि मुजाहिदीन को ट्रेनिंग भी दी, जिस वजह से सोवियत यूनियन को महज 3 सालों के अंदर ही अफगानिस्तान छोड़कर
بھاگنا پڑا، لیکن اس جنگ کے بعد پاکستان آرمی اور انٹیلیجنس کی امپورٹنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ 1980 کے بعد پاکستان میں ڈیموکریٹک گورنمنٹ واپس ہے، لیکن تب تک اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے پاور سٹرکچر میں ڈیپلی بس چکی تھی۔ سویلین گورنمنٹ کمزور ہے کیونکہ کرپشن، اکنامک انسٹیبلٹی اور گورنمنٹ کے بار بار چینج سسٹم کو کمزور کرتی رہی۔ اسی لیے بہت سے پاکستانی ملٹری کو پاکستان کا سب سے افیکٹو ادارہ سمجھنے لگے، اور ٹائم کے ساتھ کریٹکس نے پاکستان کے سسٹم کو بیان کرنے کے لیے ایک ٹرم استعمال کرنا شروع کیا: ڈیپ اسٹیٹ، ہائبریڈ رجیم، کنٹرولڈ ڈیموکریسی۔ پاکستان کی ملٹری ملک کی سب سے زیادہ پاورفل انسٹیٹیوشن میں سے ایک ہے۔ بہت سے پاکستانیوں کے لیے یہ پیٹریوٹزم، سیکریفائس، ڈسپلن اور نیشنل ڈیفنس کی علامت ہے، لیکن اس کا پولیٹیکل رول بھی کئی دہائیوں سے کنٹروورسی کا موضوع بنا رہا ہے۔ پاکستان کے جغرافیہ اور سیکورٹی انوائرمنٹ نے پاکستان ملٹری کی اہمیت کو نیچرلی اسٹرانگ بنایا۔ آزادی کے بعد پاکستان ملٹیپل وار میں بھی شامل رہا۔ 1948 کشمیر کانفلکٹ، 1965 وار، 1971 وار، 1999 کارگل کانفلکٹ، اس کے علاوہ پاکستان سوویت افغان وار، 9/11 کے وار آن ٹیرر میں بھی ہیویلی شامل رہا۔ اب ان تمام کانفلکٹ نے پاکستان ملٹری کو اسٹریٹجک امپورٹنس دی، اسی لیے بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ اسٹرانگ ملٹری کے بغیر پاکستان اس ریجن میں سروائیو نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے پاکستان نے سب سے زیادہ پاورفل بنایا اپنی ملٹری اور انٹیلیجنس کو۔ لیکن وہی دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ملٹری کا پولیٹیکل رول سیکورٹی میٹر سے کافی حد تک آگے چلا گیا ہے۔ اسٹریٹجک پالیسی میکنگ، فورن ریلیشن، انٹرنل سیکورٹی اور پولیٹیکل الائنسز میں ملٹری کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے سویلین سپرمیسی اور ملٹری انٹرفیئرنس کے درمیان ہمیشہ سے ٹینشن ایگزسٹ کرتی ہے۔ سب سے بڑی کرٹیسزم یہ ہوتی ہے کہ سویلین گورنمنٹ یا تو اپنے ٹرم پورا نہیں کر پاتے یا وہ اپنے اتھارٹیز کو فلی یوز نہیں کر پاتی۔ اسی وجہ سے پاکستان کے ہر میجر پولیٹیکل پارٹی نے کسی نہ کسی وقت اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پولیٹیکل انجینئرنگ کا الزام لگایا۔ لیکن ان تمام کنٹروورسیز کے باوجود بھی پاکستان ملٹری آج بھی لوگوں کے نزدیک ملک کے سب سے ریسپیکٹڈ ادارہ ہے۔ اسی لیے اصل ڈیبیٹ ملٹری کے خلاف یا فیور میں نہیں، بلکہ اس بات پر ہے کہ الیکٹڈ سویلین گورنمنٹ اور ان الیکٹڈ انسٹیٹیوشن کے درمیان پاور اور بیلنس کیسے مینٹین کیا جائے، اور یہی پاکستان کی پولیٹک کا سب سے امپورٹنٹ سوال بنا ہوا ہے۔